हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन पेनल कोड से कुछ एमसीक्यू आपको बताऊंगा। देखिए, इस पार्ट से सभी परीक्षाओं में जो जुडिशियरी से संबंधित होती हैं प्रश्न पूछे जाते हैं और फिलहाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जुडिशरी का एग्ज़ाम तथा छत्तीसगढ़ का एडीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने आईपीसी के कुछ एमसीक्यू तैयार किए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तथा आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर लाइक करना न भूलें। तो चलिए आज हम आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई, अर्थात भारतीय दंड संहिता किस तिथि को प्रवर्तित हुई थी, इसके विषय में हमसे पूछा गया है। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के हिसाब से इसे तैयार किया है। तो इंडियन पेनल कोड केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862, 6 अक्टूबर 87 और 6 दिसंबर 1860। तो हमारा उत्तर है इसमें 1 जनवरी 1862, अर्थात भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तित हुई थी। देखिए, भारतीय दंड संहिता को बनाने में लॉर्ड मैकाले का जो पूरा योगदान था। लॉर्ड मैकाले ने यहाँ आकर के, भारत में आकर के कानून व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन किया था और उसके बाद ये भारतीय दंड संहिता पूरी तैयार की गई और बाद में 1860 में इसका जो ड्राफ्ट था वो पूरा तैयार किया गया था और उसके बाद 1862 में इसको भारत के क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था। देखिए, भारतीय दंड संहिता केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के शेष पूरे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो दंड संहिता चलती है वो आरपीसी या जिसे रणवीर पेनल कोड कहा जाता है, इस नाम से चलती है और बाकी पूरे भारत में इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता के नाम से दंड संहिता चलती है। और इस दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं, जिसमें सभी अपराधों के विषय में उनकी जो क्या क्या अपराध को करने की क्या क्या श्रेणियां हो सकती हैं, अपराध को किए जाने के दंड के विषय में पूरा प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो इसमें हमारा जो पहला उत्तर है कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तित हुई थी, तो इसका उत्तर है हमारा बी कि 1 जनवरी 1862 को। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय के संबंध में प्रावधान है। देखिए, सामान्य आशय का जो प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 34 में है। आईपीसी के सेक्शन 34 या 34 ये सामान्य आशय के संबंध में उपबंध करता है और इस धारा में जो सामान्य आशय का सिद्धांत दिया गया है, इसे हम संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर संयुक्त दायित्व के संबंध में ही पूछ लिया जाता है। तो दो प्रश्न आप दोनों को कर सकते हैं कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस धारा में है और सामान्य आशय का सिद्धांत किस धारा में है। तो इसे हम संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। संयुक्त दायित्व, तो ये प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जाता है कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस में है और सामान्य आशय का सिद्धांत किस में है। तो देखिए, ये धारा 34 है और धारा 34 बताती है कि जब कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उन सबके सामान्य आशय को अक्सर रखने में किया जाता है, या आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि जब कोई आपराधिक कार्य 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उन सबके संयुक्त दायित्व अधीन
इस प्रकार किया जाता है कि वह व्यक्ति पृथक रूप से उस अपराध के लिए उत्तरदायी हो। तो ये धारा 34 वर्णित करती है, अर्थात उत्तर हुआ आपका इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्याय में से कौन सा एक अध्याय समान अपवादों को उपबंधित करता है, सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है। तो देखिए, जो सामान्य अपवादों के संबंध में जो प्रावधान है वो अध्याय 4 में किया गया है, और अध्याय 4 ये धारा 76 से और 106 तक प्रावधान करता है। तो सामान्य अपवादों के संबंध में जो प्रावधान है वो अध्याय 4 में है। इसे आप सामान्य अपवाद नोट कर सकते हैं। सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या है। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए जो आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या है वो 5 है, और विधि विरुद्ध जमाव का जो प्रावधान है वो 141 धारा 141 में किया गया है। तो प्रश्न यहाँ ये भी पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जमाव किस सेक्शन में है, या मैचिंग के लिए भी आ जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव को परिभाषित किया गया है। विच सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिफाइन डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो पब्लिक न्यूसेंस को धारा 268 में परिभाषित किया गया है। तो उत्तर है हमारा बी। पब्लिक न्यूसेंस को धारा 268 सेक्शन 268 में परिभाषित किया गया है। तो उत्तर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न है कि दंगा करने के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए। मस्ट हैव एट लीस्ट ए पर्सन टू रियोट। दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो देखिए दंगा करने के लिए कम से कम जो व्यक्तियों की संख्या है वो 2 होनी चाहिए, अर्थात उत्तर हुआ हमारा इसमें सी। और देखिए दंगा का जो सेक्शन है, सेक्शन भी पूछ लिया जाता है कि दंगा को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो दंगा को 159 सेक्शंस आईपीसी में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें कूट रचना की परिभाषा दी गई है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड द डेफिनेशंस ऑफ कोडेड स्ट्रक्चर्स हैज बीन गिवन। भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं, निम्नलिखित धाराओं में से किसमें कूट रचना को परिभाषित किया गया है, तो देखिए कूट रचना को परिभाषित किया गया है वो सेक्शन 463 है। अनुच्छेद 463 में कूट रचना को परिभाषित किया गया है। तो डायरेक्ट इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 463 किससे संबंधित है, या कूट रचना को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो उत्तर हुआ हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है, कोई उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है जिसके कारण कोई व्यक्ति, सम ऑफ द टॉप्स आर कॉल्ड एनजरी बिकॉज ऑफ विच ए पर्सन। कोई उपपत्ति घोर उपपत्ति कहलाती है। देखिए उपपत्ति सबसे पहले हम समझते हैं उपपत्ति क्या है, और उसके बाद है घोर उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति को आईपीसी के सेक्शन 319 अर्थात 319 में परिभाषित किया गया है, और घोर उपपत्ति को सेक्शन 320 में परिभाषित किया गया है। तो उपपत्ति एक साधारण चोट है, और घोर उपपत्ति में किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाना ये घोर उपपत्ति की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो एक आंख है वो स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है, या इस तरह से उसको चोट पहुंचाई जाती है कि वो आंख से देख नहीं पाता है, या उसकी कोई ऐसी हड्डी तोड़ दी जाती है, तो एक परमानेंट जो इंजरी की जाती है वो घोर उपपत्ति में आती है, और घोर उपपत्ति को 320 में परिभाषित किया गया है। तो
इसके कारण कोई व्यक्ति, हमें प्रश्न पूछा गया कि कोई व्यक्ति कितने दिन तक कोई सामान्य कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए 20 दिन, जो 20 डेज का टाइम है इसमें, कि 20 दिन तक कोई व्यक्ति अपने सामान्य कार्य को नहीं कर सकता, अर्थात बेड रेस्ट पर जो रह सकता है, वो 20 डेज का टाइम है। 20 डेज तक कोई व्यक्ति सामान्य कार्य नहीं कर सकता, तो वो घोरोपति में आता है। और ये इसमें जो घोरोपति है ये 8 प्रकार की होती है। घोरोपति को के जो तरीके, जो प्रकार हैं, वो 8 तरह की घोरोपति के विषय में बताया गया आईपीसी में। तो इसका आंसर हुआ आपका ए, कैन नॉट डू द नॉर्मल वर्क फॉर 20 डेज। ये यहाँ आप इसको ये वर्क कर सकते हैं, डेज कार, ये यहाँ पर है नॉर्मल वर्क है ये, तो आप ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ये टेक्स्ट ये कर आ गया है, इसको आप वर्क कर सकते हैं। वर्क है ये। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों को वर्णित करती है जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 90 उन शर्तों को वर्णित करती है जिसमें कि प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। तो ये आपका सेक्शन 90 है आईपीसी का सेक्शन 90, अर्थात आंसर हुआ आपका इसमें सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? देखिए डकैती के लिए जो कम से कम व्यक्तियों की आवश्यकता है वो 5 होती है, अर्थात कम से कम 5 व्यक्ति डकैती के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए डकैती के क्रम में सिर्फ डकैती और लूट में इतना अंतर होता है कि डकैती में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वो डकैती बन जाती है। बाकी लूट और डकैती के लिए केवल सेम, डकैती में भी लूट की जाती है, लूट में डकैती शामिल नहीं है, लेकिन डकैती में लूट शामिल है। तो इसके लिए कम से कम जो व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति होने आवश्यक हैं जब जो डकैती मानी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और भी आगे आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं वह आपके पास पहुंच जाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब्सक्राइब के पास एक बेल टाइप का बटन नज़र आएगा, उसे आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।